नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर अपकमिंग टाइम्स में 90% ग्रोथ होने का चांसेस है। ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन और बहुत बड़े-बड़े जो दिग्गज एनालिसिस है वो खुद इसका रेटिंग दिया है। तो क्या सही में उस लेवल तक जाने का चांसेस है? क्या सही में उस लेवल तक जाने के लिए कंपनी में दम है? सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी का मार्केट कैप तो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ भी बहुत शानदार हो रहा है। मुझे इस कंपनी का 2 पॉइंट बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम ठीक-ठाक है, बराबर है। तो कंपनी के ऊपर लोग कहेंगे कि कर्जा भी ज़्यादा है। देखिए, कर्जा इसलिए है कंपनी के पास क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। देखिए, कंपनी का सिर्फ के सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर बिजनेस नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल भी बिजनेस है। आप देख सकते हैं, कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स, मतलब कंपनी एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का काम क्या होता है? पहले वो लोन ले, उसके बाद उस लोन से दूसरों को लोन दे और उसके बाद इंटरेस्ट पैसा कमाए। तो इस सिचुएशन के बेसिस में क्या मोतीलाल ओसवाल फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ले आ सकते हैं? सबसे पहले देखिए, मोतीलाल ओसवाल के ऊपर जब चार्ट के बारे में बात करूं तो मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। एक कप बने, उसके बाद हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो जब रीटेस्ट किए तब यहाँ पे एंटी बने, और एंटी बनने के बाद जो मैं टारगेट लेके चलूंगा वो यहाँ से कंपनी का इस 925 लेवल तक टारगेट लेके चलूंगा। इसका टारगेट लेवल मतलब निकल कर है करीबन 29% के आसपास। अगर मैं टारगेट की यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हैं, टारगेट निकल कर है करीबन करीबन 29% के आसपास, जो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो क्या सचमुच टारगेट होने के पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर? क्योंकि कुछ दिनों से जो करेक्शन हो रहा था, बार बार इस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी देखिए, सपोर्ट लेवल के आसपास ही एक कंपनी हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किए। तो जब भी कोई सपोर्ट में हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो सोचना वहां से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए कंपनी की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ तो कंपनी देखिए, सेल्स देखिए कितना स्ट्रांगली वो सेल्स का ग्रोथ कर रहा है। और प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है। मतलब सेल्स भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से, दोनों ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो रहा है। इस जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो जो डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, वो डेटा पॉइंट्स मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एक अपडेट्स है, उस अपडेट सबसे पहले देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, लास्ट डे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है? देखिए, जो आकाश जी है, आकाश जी जो है उन्होंने क्या किया, जॉइन किया मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से, वो भी किसका? मोतीलाल ओसवाल के ऊपर। तो मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट जो वेल्थ कंपनी है उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से इन्होंने ज्वाइन किया। तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो, और इस व्यक्ति का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 25 एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति का अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, अगर उसको मैनेजमेंट में बिठाया जाए तो एक हाईली स्ट्रेंथ उस कंपनी के ऊपर मिल सकता है। क्योंकि ड्राइवर अगर एक्सपीरियंस कैटेगरीज के हो तो उसको गाड़ी चलाने, किसी भी रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए बोलेंगे तो वो इजीली वो गाड़ी चला पाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट 100% काम करेगा। बाकी जो मैनेजमेंट है, बाकी जो मतलब काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसको भी स्ट्रांग होना चाहिए। एक व्यक्ति से सब कुछ होगा नहीं। मैनेजमेंट में मान के चलिए एक व्यक्ति ठीक है, बाकी बाकी मैनेजमेंट के लोग ठीक-ठाक नहीं है, तो वो कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएँगे। तो मुझे मोतीलाल ओसवाल का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देखकर ही आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कितना स्ट्रांग है। और एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर बेसिस में देखूँ, तो लास्ट टिल 2 मंथ में कंपनी 60% का सेल्स ग्रोथ एंड 96% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी जनरेट किया। और इसीलिए कंपनी एक साल में 200% का रिटर्न दिया। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इतना रिटर्न कहाँ से दिया, देखिए, जो कंपनी की इतना स्ट्रांगली सेल्स का ग्रोथ, इतना स्ट्रांगली प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, तो वहाँ पे भी तो जर्नी होगा ना, वहाँ पे तो अच्छा खासा ग्रोथ तो होगा। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो बाकी
आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम क्या है? उसका नाम है आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड बेसिकली इंडिया की एक सबसे पॉपुलर कंपनी है और जितने सारे फाइनेंस कंपनी है गवर्नमेंट का, मतलब सरकारी जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, उनमें से थर्ड पोजीशन में इसका रैंकिंग देखने को मिलता है। मुझे इस कंपनी का बेस्ट पॉइंट यही लगा कि कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, इसका पी रेशियो 9.5 के आसपास है और दूसरी बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिया। तो सबसे पहले मैं कर्जे के बारे में चर्चा करूँ, जो कंपनी फाइनेंस कंपनी होते हैं उसके ऊपर आपको एक चीज़ देखना पड़ता है कि सही में उस कंपनी का जो कर्जा है वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं या घटते चले जा रहे हैं। अगर कर्जा बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर कर्जा घट रहा है तो बुरी बात है। तो देखिए कंपनी का बोरिंग्स लगातार 2015 में करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास कर्जा था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 4.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब बहुत शानदार तरीके से कंपनी का कर्जा बढ़ता हुआ देखने को मिले और यही एक रीज़न है जिसके कारण कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। अगर मैं डेटा को देखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से एक जर्नी किया, एक लंबा जर्नी किस तरीके से किया। मैं अगर प्रीवियस डेटा को यहाँ पे डिलीट करूँ, प्रीवियस चार्ट को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ तो आपको क्लियर कट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए कोविड के टाइम में कहाँ पे था? कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस किस लेवल में था? कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ 60 रुपीज़ के आसपास। मैं यहाँ पे एक बार मार्किंग कर लेता हूँ तो आपको सब कुछ देखने में आसानी होगा। 60 रुपीज़ के आसपास था और आज कहाँ पे है? आज 600 के ऊपर चला गया था। तो सोचिए कितना बड़ा स्टेबिलिटी कंपनी के ऊपर है। और जब इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में एक ट्रेड बना था, जो करीबन 28% के आसपास है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेंज बना था 28% का। तो फाइनली नीचे आया इलेक्शन के रिजल्ट के दिन और एंटी हुआ और सीधा सीधा टारगेट अचीव किया। 28% का टारगेट 28 डेज में दे दिया। तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए। और बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, इसके लिए मैं अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं लिया हूँ क्योंकि मुझे कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखा। हाँ, यहाँ पे एक बाइंग का रेंज देखने को मिले, जो बाइंग का रेंज जब मैंने मार्किंग किया तो टोटल ओवरऑल जो रेंज निकल के आया कितना 18%। तो मुझे चाहिए था 20%, तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजीज को यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज मिल जाते तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता। तो कंपनी में दम है क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी आप देखेंगे तो स्ट्रांगली कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। कैसे ग्रोथ हो रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। 83% का बाइंग रिकमेंड्स किया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। और मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े एनालिसिस कर रहा है। तो बड़े बड़े एनालिसिस्ट जो है उन्होंने 83% का रेटिंग दिया है बाइंग का। सेलिंग का रेटिंग से 17% के आसपास है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग है क्योंकि रेवेन्यूज का ग्रोथ स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। जब मौका मिलता है तो उस मौके को मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। तो एनटीपीसी इंडिया के सबसे बड़े पावर ट्रांसमिशन एंड पावर जेनेट कंपनी है। तो एनटीपीसी के ऊपर लगातार अपडेट्स आते रहते हैं और इस बार जो अपडेट आया वो सारे मार्केट को हिला डाला क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। 25 गीगावाट, कोई मेगावाट का बात नहीं कर रहा हूँ, गीगावाट का बात कर रहा हूँ। रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट किसको मिला? एनटीपीसी को। वो भी कहाँ से मिला? राजस्थान सरकार से, राजस्थान गवर्नमेंट से मिला। 25 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट। और वो भी देखिए एनटीपीसी शेयर रेज आफ्टर सब्सिडरी साइन एमओयू, मतलब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। एनटीपीसी का जो सब्सिडरीज है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या मिला? एक बिग डील मिला 25 गीगावाट का। तो सोचिए 25 गीगावाट का अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो कितने बड़े ग्रोथ होने वाला है इस कंपनी का। और किससे मिला? एनटीपीसी का जो मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो सीधा सीधा एनटीपीसी के 100% शेयर इसके पास है। मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का पूरा सब्सिडरीज कौन है? एनटीपीसी। तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एनटीपीसी के ऊपर पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एनटीपीसी बहुत स्ट्रांग कंपनी है, शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर 94% का बाइंग रेटिंग दिया है, सिर्फ 6% का सेलिंग रेटिंग दिया है। तो क्या सचमुच में बाइंग होने का चांसेस है? अगर मैं चार्ट को देखूँ तो जिस तरीके से कंपनी लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है, इस जगह पे कंपनी इंतजार कर रहा है, तो मुझे लगता है अभी ब्रेकआउट हो चुके हैं, एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। हाँ, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं, तो मतलब वॉर तो शुरू हो चुके हैं, उसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर कंटिन्यूसली जर्नी हुआ तो बड़ा एक धमाका हो सकता है। बाकी
देखा जाएगा क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, तो शोल्डर बना नहीं, इसलिए मैंने इस स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजीज अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसलिए मैं इस कंपनी को वो जस्ट वॉच कर रहा हूँ। जब मुझे मौका मिले तो उसका मैं फ़ायदा ज़रूर लेने वाला हूँ। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड, जो 3000 करोड़ की कंपनी है। और अपडेट ये है कि कंपनी जल्द से जल्द 1:10 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहे हैं, और वो भी 9th ऑफ नवंबर। डेट को याद रखना, 9th ऑफ नवंबर। तो डेट अभी मेंशन यहाँ पे किया गया है, तो अभी तक यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट में देखने को नहीं मिला। जब डेट आएगा और मेंशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।